नमस्कार दोस्तों, स्पोर्ट्स इंजीनियर में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मेरा नाम है दीपक भालोठिया और आज इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे स्पोर्ट्स साइकोलॉजी के क्वेश्चन आंसर्स का चौथा पार्ट। 3 पार्ट पहले अपलोड हो चुके हैं। अगर आपने उनको नहीं देखा है तो चैनल पे प्लेलिस्ट है, उनको आप चेकआउट कर सकते हो। वीडियो शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, सीखने का अंतर्दृष्टि सिद्धांत प्रतिपादित किया। जो इनसाइट थ्योरी ऑफ लर्निंग है वो किसने दी, ये हमसे पूछा गया है। राइट आंसर इज सी, कॉहलर। इनसाइट थ्योरी ऑफ लर्निंग कॉहलर ने दी थी। अब देखिए, इनसाइट थ्योरी ऑफ लर्निंग एक जानवर पर यह प्रयोग किया गया था जो कि चिंपैंजी था। यह भी हमें ध्यान में रखना है, चिंपैंजी या फिर मंकी था। कई बार एग्जाम में पूछ लेते हैं कि इनसाइट थ्योरी ऑफ लर्निंग किसने दी थी, कॉहलर ने, और उन्होंने कौन से जानवर पे यह प्रयोग किया था। तो आपको ध्यान में रखना है कि चिंपैंजी या फिर मंकी पे यह प्रयोग किया गया था। अब देखिए, इनसाइट थ्योरी ऑफ लर्निंग ये पूरा प्रयोग किया गया था। इसमें सबसे पहले क्या किया गया कि एक बंदर या फिर चिंपैंजी को रूम के अंदर बंद कर दिया और उससे थोड़ा सा ऊपर ये जो आपको केले दिखाई दे रहे हैं, इनका एक गुच्छा लटका दिया। पास में लकड़ी के 3 बॉक्स रख दिए। अब स्टार्टिंग में बंदर ने क्या किया कि इनको जंप करके पकड़ने की कोशिश की, इनको खाने की कोशिश की, लेकिन वो इसमें सक्सेसफुल नहीं हो पाया। इसके बाद में उसके माइंड के अंदर इंसाइट आया। इंसाइटफुल लर्निंग इसलिए बोलते हैं इसको क्योंकि इसके अकॉर्डिंग हम अपने अंदर से सीखते हैं। तो इसके बाद में इस बंदर ने क्या किया, जो बॉक्स थे उनको एक के ऊपर एक रखना स्टार्ट कर दिया, जिससे कि वो यहां तक पहुंच पाए। उसको किसी ने गाइड नहीं किया, वो ये सब अपने आप सीखा। जब तीनों बॉक्स एक के ऊपर एक रख दिए, इसके बाद में वो आसानी से उन केलों को ले पाया और इसके बाद में इनको खा लिया। अब देखिए, ये 3 कंडीशन हमारे सामने थी। पहले उसने जंप करके उनको छूने की कोशिश की लेकिन सक्सेसफुल नहीं पाया। दूसरे में उसने एक बॉक्स को रखा, फिर भी वो सक्सेसफुल नहीं हो पाया। लास्ट में उसने तीनों बॉक्स रखे और ये जो केले थे इनकी हाइट इतनी थी कि अगर 3 बॉक्स रखे जाएं तो इन केलों को आसानी से पकड़ सके। तो जैसे ही उसने 3 बॉक्स रखे, उसने उन केलों को ले लिया। इसके बाद में क्या किया, ये जो केलों की हाइट है इसको और बढ़ा दिया गया, इसको और ऊपर कर दिया और रूम के अंदर एक स्टिक रख दी गई, एक लकड़ी को भी रखा गया। इसके बाद में बंदर ने क्या किया, इन पे खड़े होकर उन केलों को पकड़ने की कोशिश की, लेकिन अब की बार वो ये नहीं कर पाया क्योंकि इन केलों की हाइट बढ़ा दी थी। इसके बाद में बंदर ने क्या किया, इन बॉक्सेस के ऊपर खड़े होके और उस स्टिक की हेल्प से, उस लकड़ी की हेल्प से उन केलों को तोड़ लिया। तो इस तरीके से कॉहलर ने प्रूव कर दिया कि हम अपने अंदर से सीखते हैं, जरूरी नहीं हमें बाहर से सिखाया जाए या फिर बाहर से हमें लर्निंग करी जाए। इस बंदर या फिर चिंपैंजी की मदद से उन्होंने इनसाइट थ्योरी ऑफ लर्निंग को एक्सप्लेन किया। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सी शर्त सीखने के पठार की घटना का कारण नहीं है। देखिए, जो प्लेटो होता है लर्निंग के अंदर, वो क्या होता है, सबसे पहले तो ये समझ लीजिए। मान लीजिए आप कोई स्किल सीख रहे हो या फिर आप पढ़ाई कर रहे हो, इसका एग्जाम्पल मान लेते हैं। तो आपकी एक पढ़ाई की लिमिट होती है, उस लिमिट से ऊपर आप नहीं जा रहे हो। इसका मतलब ये जो आपकी लिमिट है जिसके ऊपर आप अपनी प्रोग्रेस को नहीं लेके जा पा रहे हो, ये हमारा हो जाता है प्लेटो। इसको सीखने का पठार बोलते हैं। जब आपकी परफॉर्मेंस उस पर्टिकुलर पॉइंट से ऊपर नहीं जा पा रही है, उसको बोलते हैं प्लेटो। एक तो बात हो गई ये कि कौन सी शर्त सीखने के पठार की घटना का कारण नहीं है। ऑप्शंस देख लेते हैं, शारीरिक सीमा, एकरसता, व्याकुलता या फिर थकान। राइट आंसर इज फिजिकल लिमिट। देखिए, जब हम सीखते हैं तो हमारी जो फिजिकल लिमिट है वो सीखने के पठार में नहीं आएगी। प्लेटो के अंदर फिजिकल लिमिट नहीं आएगी। एकरसता, जैसे कि हम कोई स्किल को सीख रहे हैं लेकिन बार बार उसी तरीके से उस स्किल को कर रहे हैं, तो इसमें हमारी जो लर्निंग है उसके प्लेटो में ये हो सकता है। देख लीजिए कैसे होगा कि आपको स्किल को सीख रहे हो लेकिन आपको उस स्किल को एक ही तरीके से सिखाया जा रहा है, तो आप एक लेवल के बाद वापस नीचे आना स्टार्ट कर दोगे, उसको नहीं सीख पाओगे। अगर उस स्किल में वेरिएशन हो, अलग अलग तरीके से उस स्किल को सिखाया जा रहा है, तो धीरे धीरे आप उसमें इंप्रूव करते जाओगे। लेकिन एक ही तरीका है तो एक पॉइंट पे जाके आप रुक जाओगे, इसके बाद में आप वापस नीचे आओगे। इसलिए जो हमारी एक रास्ता है या फिर यूनिफॉर्म है, एक तरीके से जब हम चलते हैं तो सीखने के पठार में वह एक कॉज बन जाता है, एक कारण बन जाता है। इसके बाद में व्याकुलता, डिस्ट्रैक्शन। जब आप कोई स्किल सीख रहे हो तो आप डिस्ट्रैक्ट हो रहे हो, आसपास देख रहे हो या फिर और किसी तरीके से मेंटली आप डिस्टर्ब हो, तो वो भी एक सीखने के पठार की घटना का कारण बन जाता है। इसके बाद में फटीग, थकान होती है, वो भी बनती है लेकिन फिजिकल लिमिट नहीं बनती। आपकी जो शारीरिक सीमा है वो सीखने के पठार में बाधा नहीं बनती। नेक्स्ट है, सीखना आदत, ज्ञान तथा अभिवृत्तियों का अर्जन है, किसने परिभाषित किया। देखिए, हैबिट, नॉलेज और एटीट्यूड्स, ये 3 वर्ड्स हैं,
ये किसने दिए थे, ये हमें ध्यान में रखना है। राइट आंसर इज क्रो एंड क्रो, बी हमारा करेक्ट आंसर है। क्रो एंड क्रो ने दिया था कि सीखना, आदत, ज्ञान और अभिवृत्ति, अभिवृत्ति को एटीट्यूड बोलते हैं, ये दिया था क्रो एंड क्रो ने। नेक्स्ट है, सीखने के कौन से नियम को संतुष्टि का नियम कहा जाता है। देखिए एडवर्ड थॉर्नडाइक ने 3 नियम दिए थे, लॉ ऑफ रेडीनेस, लॉ ऑफ इफेक्ट और लॉ ऑफ एक्सरसाइज। इन 3 नियमों में से लॉ ऑफ सेटिस्फेक्शन कौन सा है या फिर संतुष्टि का नियम कौन सा है, ये हमसे पूछा गया है। राइट आंसर इज बी, प्रभाव के नियम को बोलते हैं लॉ ऑफ सेटिस्फेक्शन या फिर संतुष्टि का नियम। प्रभाव के नियम को इस तरीके से बोलते हैं कि मान लो आप कोई एक्टिविटी कर रहे हो या फिर कोई स्टिमुलस है। स्टिमुलस क्या होता है आपको पता होगा कि आपको कोई काम करवाने के लिए एक मोटिवेशन कह सकते हैं, उसको बोलते हैं स्टिमुलस। तो उसकी हेल्प से जब आप सेटिस्फाई फील करते हो, उस एक्टिविटी को करके सेटिस्फाई फील करते हो, संतुष्ट आप अनुभव करते हो, उसको बोलते हैं लॉ ऑफ इफेक्ट। और लॉ ऑफ इफेक्ट को असंतुष्टि का नियम भी बोलते हैं कि कोई भी आप काम करके, कोई भी आप लर्निंग करके अगर आप सेटिस्फाई नहीं होते हो, संतुष्ट नहीं होते हो, तो भी वो आपका एक प्रभाव हो जाता है, आपका इफेक्ट हो जाता है। इसलिए इसको हमें ध्यान में रखना है कि लॉ ऑफ इफेक्ट के अंदर संतुष्टि का नियम और असंतुष्टि का नियम दोनों प्रभाव के नियम को कहा जाता है। नेक्स्ट है, सीखने में कार्य करना, कार्य निर्मित करना, कार्यों को ग्रहण करना इनमें से सम्मिलित है। लर्निंग के अंदर जब हम वर्किंग करते हैं, जब कोई काम करते हैं या फिर किसी काम को हम ग्रहण करते हैं, उसको क्या बोलते हैं। राइट आंसर इज बी, मनोरंजन, रिक्रिएशन बोलते हैं उसको। क्योंकि रिक्रिएशन के अंदर हम काम भी करते हैं, काम को हम बनाते भी हैं, क्योंकि ये हमारी वॉलेंटरी एक एक्टिविटी होती है। वॉलेंटरी का मतलब हम अपनी मर्जी से रिक्रिएशन कर रहे हैं, मनोरंजन कर रहे हैं। इसमें कोई रूल्स और रेगुलेशन नहीं होते, इसमें आप काम भी करते हो, सीखते भी हो और खेलते भी हो। नेक्स्ट है, शिक्षण कौशल के लिए सबसे आदर्श बनावट रचना क्या है। मोस्ट आइडियल डिजाइन फॉर टीचिंग स्किल, फिजिकल एजुकेशन की बात हो रही है कि इसके अंदर जो टीचिंग स्किल है उसके लिए सबसे आइडियल डिजाइन कौन सी होनी चाहिए। जब आप कोई लेक्चर ले रहे हो या फिर ग्राउंड में पढ़ा रहे हो, तो उसके लिए आइडियल डिजाइन मतलब आप स्टूडेंट्स को कैसे खड़ा करोगे, वो कौन सी होनी चाहिए, वो हमसे पूछा है। राइट आंसर है सेमी सर्कुलर, डी हमारा करेक्ट आंसर है। ये देखिए, ये होता है सेमी सर्कल, सर्कल का आधा पार्ट जिसको हम सेमी सर्कल बोलते हैं। यहाँ पे टीचर खड़ा रहेगा और ये जो स्टूडेंट्स हैं इनको यहाँ से एक्सप्लेन करेगा। देखिए सेमी सर्कल सही क्यों रहता है, क्योंकि अगर एक लाइन में ये खड़े रहते तो यहाँ पे जो टीचर है इससे इस स्टूडेंट की और ये कॉर्नर वाला जो स्टूडेंट है, इन दोनों की दूरी ज्यादा हो जाती है। लेकिन जब ये सर्कुलर कंडीशन में जब खड़े हो जाते हैं तो सबसे एक प्रॉपर डिस्टेंस होती है टीचर की, जिससे कि कोई भी स्किल को समझाने में उसको आसानी होती है। इसलिए आपसे अगर पूछा जाए कि फिजिकल एजुकेशन के अंदर सबसे बेस्ट टीचिंग स्किल में कौन सा आएगा, तो आप वहां पे सेमी सर्कुलर बताओगे, सेमी सर्कल बताओगे, जिसको कि हिंदी में अर्धवर्ताकार बोलते हैं। सीधे लाइन में खड़े होके आपको स्किल सिखाते हो तो वो इतना इफेक्टिव तरीके से बच्चों को डिलीवर नहीं हो पाएगी। इसलिए आप ध्यान में रखिए, बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया, इंपोर्टेंट हो जाता है। नेक्स्ट है, पर्यवेक्षण का मुख्य ध्यान केंद्रित होना चाहिए। जो हमारा सुपरविजन है इसका फोकस किसके ऊपर होना चाहिए, इन 4 ऑप्शंस में से हमें बताना है। राइट आंसर इज इंप्रूव लर्निंग कंडीशंस, सीखने की स्थिति में सुधार। देखिए जब हम सुपरविजन करते हैं मतलब कोई भी एक्टिविटी हमने सिखा दी या फिर कोई भी स्किल को हमने सिखा दिया, इसके बाद में हमें इसका सुपरविजन करना है कि आपने कोई स्किल को स्टूडेंट्स को बता दिया। इसके बाद में आपको देखना है कि कौन सा स्टूडेंट सही कर रहा है, कौन सा गलत कर रहा है। इसको बोलते हैं इंप्रूव लर्निंग कंडीशन, सीखने की स्थिति में सुधार। उनको किस तरीके से आप इंप्रूव कर सकते हो कि वो और अच्छे तरीके से उस पर्टिकुलर स्किल या एक्टिविटी को समझे। नेक्स्ट है, व्यवहार की वृद्धि को कहा जाता है। जो ग्रोथ है बिहेवियर के अंदर उसको क्या बोलते हैं। राइट आंसर इज लर्निंग। सीखना होता है जब व्यवहार की हमारी वृद्धि होती है, बिहेवियर में जब कोई ग्रोथ होती है उसको लर्निंग कहा जाता है। इसको हमें ध्यान में रखना है। नेक्स्ट है, आधुनिक मनोविज्ञान निम्नलिखित में से किसका अध्ययन करता है। मॉडर्न साइकोलॉजी की बात हो रही है कि वो किसकी स्टडी करता है, इन 4 ऑप्शंस में से हमें वो बताना है। राइट आंसर इज डी, व्यवहार। आधुनिक जो मनोविज्ञान है उसको व्यवहार का विज्ञान कहा जाता है, बिहेवियर ऑफ साइंस कहा जाता है। यह आप बिल्कुल याद कर लीजिए। और आधुनिक मनोविज्ञान के अगर आपको फादर पूछे तो वो है विलियम वुंट, जिन्होंने मनोविज्ञान को व्यवहार का विज्ञान बताया था या फिर बिहेवियर ऑफ साइंस बताया था। नेक्स्ट है, असंतोष का नियम संबंधित है। हमने देख लिया था कि सेटिस्फेक्शन, लॉ ऑफ सेटिस्फेक्शन कौन से नियम को कहा जाता है। अब हमसे पूछा है कि लॉ ऑफ डिससेटिस्फेक्शन कौन से नियम को कहते हैं। राइट आंसर इज बाय द लॉ ऑफ इफेक्ट, प्रभाव के नियम को ही कहते हैं, जिसको संतोष और असंतोष दोनों नियम का जो नाम है वो प्रभाव के नियम का ही नाम है। क्योंकि
इसमें अगर आप कोई स्किल को सीख लेते हो, इसका मतलब आप संतुष्ट हो, आप सेटिस्फाई हो, और उसको सही तरीके से अगर आप नहीं सीख पाते हो, उसमें आप सेटिस्फाइड नहीं हो, तो भी वो इफेक्ट होगा। इसलिए संतोष और असंतोष दोनों नियम प्रभाव के नियम को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा सीखने का नियम नहीं है? 4 ऑप्शन है, इनमें से हमें बताना है कि जो लॉ ऑफ लर्निंग दिए थे थॉर्नडाइक ने, उनमें से एक ऑप्शन हमारा गलत है। राइट आंसर इज लॉ ऑफ रिएक्शन। आपको पता होगा थॉर्नडाइक ने लॉ ऑफ रेडीनेस, लॉ ऑफ इफेक्ट और लॉ ऑफ एक्सरसाइज, ये 3 नियम दिए थे, लेकिन लॉ ऑफ रिएक्शन नियम थॉर्नडाइक के द्वारा नहीं दिया गया था। इसको हमें ध्यान में रखना है। नेक्स्ट है, मनोविज्ञान अध्ययन है, साइकोलॉजी स्टडीज। इसको हमने देख लिया था कि मनोविज्ञान किसका अध्ययन है? ह्यूमन बिहेवियर का, जो हमारा मानव व्यवहार है उसके अध्ययन को ही मनोविज्ञान बोलते हैं। नेक्स्ट है, टेनिस में फोरहैंड ड्राइव सीखने पर क्रिया टॉप स्पिन सहित फोरहैंड में रूपांतरित हो जाती है। इस प्रकार के प्रशिक्षण का स्थानांतरण किसका उदाहरण है? देखिए, टेनिस में जो फोरहैंड ड्राइव है ये हम कर रहे हैं, तो वो जो लर्निंग है, एक्टिविटी है, वो टॉप स्पिन सहित फोरहैंड में रूपांतरित हो जाती है। वो हम टॉप स्पिन सीखते हैं टेनिस के अंदर। देखिए, ये दोनों टर्म फोरहैंड और टॉप स्पिन टेनिस से संबंधित हैं। तो सिंपल सा हमसे ये पूछा गया है कि फोरहैंड जब हम सीखते हैं और फोरहैंड सीखने के बाद टॉप स्पिन में हम उसका यूज करते हैं, तो ये किस प्रकार का उदाहरण है? इस तरीके से होना किस प्रकार का उदाहरण है? राइट आंसर इज सकारात्मक स्थानांतरण, पॉजिटिव ट्रांसफर बोलते हैं उसको, क्योंकि एक स्किल को सीखने के बाद दूसरी कंडीशन में उस स्किल का हमें बेनिफिट हो रहा है, हमें फायदा हो रहा है, इसलिए उसको पॉजिटिव ट्रांसफर बोलते हैं। अगर उस स्किल का हमें नुकसान होता या फिर नई वाली स्किल को सीखने में हमें बैरियर फेस होता, तो उसको नेगेटिव ट्रांसफर बोलते हैं। लेकिन यहाँ पे हम पहले वाली स्किल से सीखकर दूसरे वाली स्किल को आसानी से सीख रहे हैं, इसलिए इसको पॉजिटिव लर्निंग ट्रांसफर या फिर पॉजिटिव ट्रांसफर बोलते हैं। नेक्स्ट है, कौन सा मूल्यांकन सभी छात्रों के बीच सीखने के उच्च स्तरों को बढ़ावा देता है तथा उन क्षेत्रों को इंगित करता है जहां और विकास सीखने की आवश्यकता है? देखिए, हमें ये 4 ऑप्शन दे रखे हैं और ये 4 ऑप्शन मूल्यांकन से संबंधित है। तो इनमें हमें बताना है कि जो हमारे स्टूडेंट्स हैं उनको सीखने के लिए उच्च स्तरों को बढ़ावा इनमें से कौन सा एक असेसमेंट देता है या फिर मूल्यांकन देता है? राइट आंसर इज ए, रचनात्मक मूल्यांकन, या फिर इंग्लिश में इसको बोलते हैं फॉर्मेटिव असेसमेंट। देखिए, फॉर्मेटिव असेसमेंट क्या होता है कि आपने बच्चों को कोई भी चीज सिखा दी, तो सिखाने के बाद जब टाइम टाइम पे आप उनको चेक कर रहे हो, और चेक करने के बाद उन बच्चों को आप अप्रिशिएट कर रहे हो कि आपने ये बहुत अच्छा किया है या फिर इसमें थोड़ा सुधार और करो। नेक्स्ट फेज में आप जाते हो, उसमें भी आप बच्चों को अप्रिशिएट करते हो और बताते हो कि आपको इस तरीके से करना चाहिए। रेगुलर आप फीडबैक उनसे लेते रहते हो या फिर उनको फीडबैक देते रहते हो। ऐसा नहीं है कि एक स्किल आपने सिखा दी और एकदम एंड में जाके उनका आप असेसमेंट कर रहे हो, उनको आप चेक कर रहे हो। ये फॉर्मेटिव असेसमेंट के अंदर नहीं आता। आप उस पूरी जर्नी के अंदर उन स्किल्स को चेक करते रहते हो और जहां पे अच्छा होता है वहां पे उनको फीडबैक देते रहते हो कि आपने अच्छा किया है, आप इसमें और इंप्रूव कीजिए। इस तरीके से ये एक कंटिन्यूअस चलने वाला एक असेसमेंट होता है, मूल्यांकन होता है। आप लास्ट में जैसे कि हमारे एग्जाम में रिजल्ट आता है उस तरीके से नहीं देते। आप इसको इस तरीके से समझ सकते हो कि मान लो क्लास टेस्ट है, तो क्लास टेस्ट के अंदर आपने वीकली क्लास टेस्ट लेना स्टार्ट कर दिया, तो जो वीकली क्लास टेस्ट है उसको हम फॉर्मेटिव असेसमेंट का एक टाइप बोल सकते हैं। लेकिन जो एनुअली या फिर जो सेमेस्टर एग्जाम होती है उसको हम फॉर्मेटिव असेसमेंट नहीं बोलते, क्योंकि वो एक बहुत लंबे टाइम के बाद में आपका असेसमेंट करता है। लेकिन क्लास टेस्ट आपका हर वीक में असेसमेंट कर रहा है, इसलिए वो फॉर्मेटिव असेसमेंट या फिर रचनात्मक मूल्यांकन का एग्जाम्पल बन जाता है। तो इसको आपको ध्यान में रखना है कि फॉर्मेटिव असेसमेंट बच्चों के लिए बहुत अच्छा होता है सीखने के लिए। लास्ट क्वेश्चन है, नकारात्मक त्वरित अधिगम वक्र को यह भी कहा जाता है नेगेटिव एक्सेलरेटेड लर्निंग कर्व, इसको और किस नाम से जानते हैं ये हमसे पूछा गया है। राइट आंसर इज कॉन्वेक्स कर्व। देखिए, 2 टाइप के कर्व होते हैं, एक तो होता है कॉनकेव, एक है कॉन्वेक्स। तो जो कॉन्वेक्स कर्व है वो नेगेटिव है, नेगेटिव मतलब आप सीख रहे हो और ये इस तरीके से आपका कर्व बन गया। एक है कॉनकेव, इसमें इस तरीके का कर्व बनता है। तो देखिए, आप पहले सीख रहे हो लेकिन धीरे धीरे आप नीचे आ रहे हो। तो जब सीखने में जब हम नीचे की तरफ मूव करना शुरू कर देते हैं, या फिर इसको ऐसे बोल सकते हैं कि सीखने की जो हमारी एबिलिटी है वो धीरे धीरे कम होना शुरू हो जाती है, उसको बोलते हैं कॉन्वेक्स कर्व, जिसको कि नेगेटिव लर्निंग कर्व बोलते हैं। और जब हम इंप्रूव कर रहे हैं हमारी लर्निंग को, उसको बोलते हैं पॉजिटिव लर्निंग कर्व या फिर कॉनकेव कर्व। इन दोनों कर्व को आप ध्यान में रखिए, नाम से ही पता लग रहा है कि नेगेटिव में ग्राफ नीचे जाएगा और पॉजिटिव में ग्राफ ऊपर जाएगा। तो चलिए दोस्तों, फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट्स में जरूर बताएं। लाइक कर सकते हैं वीडियो को अगर आपको पसंद आया हो तो, और सभी वीडियोस की पीडीएफ के लिए आप
टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर लीजिए। आपको टेलीग्राम ऐप के ऊपर स्पोर्ट्स इंजीनियर नाम से सर्च करना है, वहां पे आपको अपना चैनल मिल जाएगा। नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं, तब तक खुश रहिए, हेल्दी रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद।